नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की। ये एक ऐसी कंपनी है जो शायद आपकी अगली विदेश यात्रा के पीछे का अहम हिस्सा हो सकती है। तो शुरू करें। हम सब ने कभी ना कभी वीजा के लिए अप्लाई तो किया ही है ना? बस फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट्स दिए और काम हो गया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे कौन है जो ये सारा काम संभालता है? असल में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज हम इसके एक बहुत बड़े खिलाड़ी को समझने वाले हैं। तो मिलिए BLS इंटरनेशनल से। वीजा प्रोसेसिंग की दुनिया का एक ग्लोबल पावर हाउस। ये कंपनी बेसिकली दो मेन सेगमेंट्स में काम करती है और दुनिया भर की सरकारों और हम जैसे नागरिकों दोनों को अपनी सर्विसेज देती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, वीजा सर्विसेज इनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब करीब 75%। लेकिन असली कहानी आप कह सकते हैं उस 25% में छिपी है। मतलब इनकी डिजिटल सर्विसेज, ये हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बड़ा इंडिकेटर है। तो ठीक है, बातें तो हो गई। अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। देखते हैं कि हाल फिलहाल में कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है। Q2 के नतीजों से शुरू करते हैं। और ये देखिए, पहला आंकड़ा ही कितना जबरदस्त है। कंपनी ने साल दर साल रेवेन्यू में सीधा सीधा 49% की छलांग लगाई है। ये वाकई में बहुत प्रभावशाली ग्रोथ है। और ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीटा वो भी 30% बढ़ा है। इससे ये साफ पता चलता है कि कंपनी का कोर बिजनेस कितना फायदेमंद है। और आखिर में अगर बॉटम लाइन की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी 27% की बढ़त है, जो इस पूरी मजबूत फाइनेंशियल पिक्चर को कंप्लीट करता है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी का असली ट्विस्ट यहां है। डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट के रेवेन्यू में 259% की हैरान कर देने वाली ग्रोथ हुई है। अब देखिए, इस नंबर के पीछे एक बहुत जरूरी कहानी है। ये जो जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है वो ज्यादातर एक बड़े अधिग्रहण की वजह से है। मतलब कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को खरीदा है। इन आंकड़ों को सही से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए अब इस पर गहराई से बात करते हैं। BLS की पूरी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने मार्केट में लीडर बनना। दूसरा, अपने ऑपरेशंस को एकदम परफेक्ट रखना। तीसरा, ग्रोथ के लिए सही कंपनियों को एक्वायर करना। और चौथा, एक ऐसी इंडस्ट्री में होना जो खुद ही तेजी से बढ़ रही है। और ये जो बात मैनेजमेंट ने कही है, ये वाकई में सोचने वाली है। उनका मानना है कि वीजा आउटसोर्सिंग का आधा मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। मतलब वहां अभी कोई पहुंचा ही नहीं है। ये दिखाता है कि भविष्य में ग्रोथ की कितनी बड़ी गुंजाइश है। अब देखिए, तस्वीर हमेशा पूरी तरह से गुलाबी नहीं होती। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब कंपनी के सामने जो कुछ चुनौतियां हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो हाल ही में एक बड़ी चिंता थी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक टेम्परेरी बैन। इस पर कंपनी का ये ऑफिशियल जवाब था कि कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स की वजह से ये हुआ है। लेकिन यहां पर डिटेल समझना बहुत जरूरी है। कंपनी ने यह साफ किया है कि ये बैन पहली बात टेम्पररी है, दूसरी ये सिर्फ नए टेंडर्स पर लागू होता है और तीसरी उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स पर इसका कोई असर नहीं है। अब एक और सवाल उठा डिजिटल मार्जिन में गिरावट को लेकर। इन्वेस्टर्स ने देखा कि मार्जिन तो लगभग आधा हो गया। इस पर कंपनी का कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन की वजह से हुआ है, जिसका रेवेन्यू तो ज्यादा है पर मार्जिन कम है। उनका तर्क यह है कि भले ही मार्जिन का परसेंटेज कम हुआ हो, लेकिन टोटल मुनाफा मतलब एब्सोल्यूट प्रॉफिट वो काफी बढ़ गया है। और फिर एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया, एक होटल खरीदना। सबने पूछा, भाई एक वीजा कंपनी होटल क्यों खरीद रही है? मैनेजमेंट ने समझाया कि ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। उनके कस्टमर्स इस तरह की सर्विसेज मांग रहे थे, तो उसे समझने के लिए ये छोटा निवेश किया गया। उनका लॉन्ग टर्म गोल इसे भी वीजा बिजनेस की तरह ही एसेट लाइट बनाना है। तो ठीक है, हमने चुनौतियों की बात कर ली। अब जरा कंपनी की उन ताकतों पर फोकस करते हैं जो इसे बाकियों से अलग बनाती हैं। तो BLS मॉडल के कुछ बहुत ही पावरफुल पहलू हैं। एक तो इनका बिजनेस एसेट लाइट है, मतलब इन्हें फैक्ट्री या भारी मशीनरी में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। इनके पास लंबे और एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सबसे जरूरी, इनके पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की ताकत है।
तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आखिर है क्या? देखिए, इसे एक तरह की कैश फ्लो सुपर पावर समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि बीएलएस को कस्टमर्स से पैसा पहले मिल जाता है और उन्हें अपने खर्चों का पेमेंट बाद में करना होता है। ये गैप उन्हें ग्रोथ के लिए लगातार फ्री का कैश देता रहता है। और इसका असर उनकी बैलेंस शीट पर साफ साफ दिखता है। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 1306 करोड़ रुपए का नेट कैश था। ये एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन है जो उन्हें भविष्य के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल तस्वीर क्या बनती है। तो आखिर में निवेश की कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है बुल केस, मतलब जो लोग पॉजिटिव हैं वो कहते हैं कि ये एक कैश रिच एसेट लाइट मार्केट लीडर है जो एक बहुत बड़े और ग्रोइंग मार्केट में है। और दूसरी तरफ है बेयर केस, मतलब जो सतर्क हैं वो नए एक्विजिशंस को इंटीग्रेट करने और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भरता जैसे रिस्क्स की तरफ इशारा करते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या बीएलएस अपनी मजबूत मार्केट पोजीशन और इतने बड़े कैश रिजर्व का इस्तेमाल करके इन रिस्क्स को मैनेज कर सकता है और दुनिया में अपनी लीडरशिप को और भी पक्का कर सकता है? यही वो सेंट्रल सवाल है जिसका जवाब भविष्य में मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए। और हाँ, ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।